आप सभी का शंकर लॉज दिल्ली की शनिवार सायंकाल मीटिंग में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज डॉक्टर राजीव गुप्ता, जो कि शंकर लॉज के सचिव भी हैं, उनका पतंजलि योग सूत्र पर टॉक है और ये छठा सेशन है। इससे पहले 5 सेशन हो चुके हैं और लास्ट हमारा 5 सितंबर को था। तो अब मैं राजीव गुप्ता जी को अनुरोध करूंगा कि वो अपना टॉक स्टार्ट करें। और जहाँ पे उन्होंने लास्ट छोड़ा था, 19-20वां सूत्र कोई चल रहा, तो प्लीज राजीव गुप्ता जी शुरू कीजिए। थैंक यू माथुर जी। हम लोग का 8 हफ्ते अब हो गए हैं। लास्ट टाइम जो हमने जो सेशन हमारा हुआ था 5 सितंबर को, तो 23rd सूत्र तक हम लोगों ने कर लिया था। जो पहला सेक्शन है समाधिपाद का, जो कि 51 सूत्र हैं, उसमें 51 सूत्र हैं। तो उसमें से जो मेन शुरुआत के जो सूत्र आते हैं 18, जिसके अंदर वो आउटलाइन पूरा दे देते हैं समाधि का, हम एक बारी फटाफट उसका एक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमारे को एक कड़ी बनी रहे जो आज से हम स्टार्ट करेंगे आगे। तो पहला जो सूत्र है वो तो कहते हैं कि भाई अब हम योग के अंदर आना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उसी के बारे में एक किताब है, उसी के बारे में ही सूत्र है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स उस व्यक्ति के लिए जो योग में आना चाहता है, जो योग को अपने लाइफ में उतारना चाहता है, उसके लिए। सेकंड वो बताते हैं योग है क्या। सेकंड सूत्र में वो बताते हैं योग चित्त का, जो उसके अंदर वृत्तियां आती हैं उनका रोकना है, निरोध है। तो हमने ये पहले भी पढ़ा था कि चित्त का मतलब हम अगर बहुत सरल ढंग से समझें, प्रैक्टिकल ढंग से समझें, जो हम जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस ढंग से समझें, एक स्कॉलरली तरीके से ना समझ के, उसमें ना उलझ के, हम इस तरीके से समझें चित्त क्या है। चित्त हमारे अंदर के जो हम जिसको समझते हैं कि मैं हूँ, जो हमारे अंदर चल रहा है, शरीर को छोड़कर जो कुछ भी मैं हूँ उसको हम चित्त मान लेते हैं। हम थियोसफिकल एंगल से इस किताब को पढ़ रहे हैं और इन योग सूत्र को पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो बहुत सारे तल बनते हैं हमारे अंदर, मगर हमें उन तलों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। हमारे अंदर के जो तल हैं जिनके बारे में हमारे को आइडिया है, वो है एक इमोशनल तल जिसमें हमारी फीलिंग्स होती हैं, और दूसरा है हमारा थिंकिंग तल, जिसके ऊपर हमारे विचार होते हैं, हम उन पर सोच पाते हैं। तो इन तलों के हिसाब से अगर हम देखें तो एक हमारा शरीर है जिसको हम देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, दूसरा हमारा जो इमोशंस है, और तीसरा हमारे विचार। तो इनको हम अगर हम लेके चले तो हमारा चित्त इमोशन और विचारों से बना हुआ है। इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो आसान है। फिर वो कहते हैं वृत्ति। वृत्ति का मतलब डिस्टरबेंस। अगर हमारे अंदर, चित्त के अंदर डिस्टरबेंस पैदा होती है, शरीर को तो दिखाई देती है डिस्टरबेंस, मगर अगर चित्त के अंदर, हमारे इमोशंस में, हमारे विचारों में, हमारे मेंटल बैलेंस में अगर प्रॉब्लम आती है कोई, उसे इन्होंने वृत्ति कहा है। और फिर इन्होंने कहा है अगर ये वृत्तियां हट जाएं, अगर हमारे माइंड के अंदर बैलेंस आ जाए, हार्मनी आ जाए, माइंड के अंदर, माइंड मतलब यहाँ पे क्योंकि हम माइंड से ऊपर जा नहीं पा रहे अभी, तो चित्त का मतलब माइंड ही है हमारे लिए अभी फिलहाल। तो हमारे जो अंतरतल के अंदर, हमारे चित्त या माइंड के अंदर अगर एक हार्मनी, एक लय बन जाए, जिसकी वजह से हमारी चेतना उसके अंदर उलझे ना, तो चेतना अपने तल से, जहाँ पे चेतना अभी है, हमारी इंडिविजुअल चेतना है, उससे वो अपने आप स्वतः उठकर, उठना तो होता नहीं है मगर और गहराई में जाकर, और वो एक और गहरतम तल पे और अंदरूनी एक तल पे, जो जहाँ पे एक यूनिवर्सल चेतना है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, उसके साथ में जाके उसका एकाकार हो जाएगा, जुड़ जाएगी। इसे कहा है उन्होंने योग। तो योग इससे मेरे ख्याल से और सरल तरीके से समझना मुश्किल है कि हम जैसे अपने आप को जानते हैं, हम अपने आप को एज इंडिविजुअल मानते हैं, हमारे और एक यूनिवर्सल ईश्वरीय तल के बीच में, उस लेवल के बीच में ये जो गैप है, इसको खत्म करना, इसको जुड़वा देना, यही योग है। इसको करने के लिए वृत्तियों का खात्मा होना जरूरी है। कहाँ पर? चित्त के अंदर। तो चित्त के अंदर ये जो वृत्तियां उठती हैं, इनको इन्होंने बोला निरोध करना है। सेकंड सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ, निरोध करना है। निरोध का मतलब क्या हुआ? पहले हम क्या करते हैं,
हमारे अंदर कोई डिस्टरबेंस आती है तो हम उसको होल्ड करते हैं, उसको हम रोकते हैं। जब हम उसको पकड़ते हैं तो हम, जैसे घोड़े भाग रहे हैं, हम उनको रिस्ट्रेन करते हैं। तो पहला काम हो गया रिस्ट्रेन करना। रिस्ट्रेन करने के बाद में हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि दोबारा जब घोड़े भागे तो या वृत्तियां जागृत हो, तो हम वृत्तियों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाए। जैसे घोड़ों को हम डायरेक्ट करना चाहते हैं वैसे करें। घोड़ों के अंदर अभी भी भागने की बहुत अ, उनके अंदर एक लालसा है, वो भागते रहते हैं, मगर कंट्रोलेबल है। तो यहाँ पे निरोध का पहला लेवल आता है कि हम होल्ड कर सकें, दूसरा आता है कि हम उनको कंट्रोल कर सकें, और तीसरा आता है हम उसको इनहिबिट कर सकें, भागे ही ना, हिले ही ना कहीं पे भी। इसे बोला गया है निरोध। तो हमें मोटा मोटा 3 लेवल्स पे हमारे अंदर जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, आती हैं, डिस्टर्बेंसेस आती हैं, इनको कैसे हमारे को पहले रिस्ट्रेन करना है, फिर कंट्रोल करना है, और फाइनली वो इनहिबिट हो जाएंगी, वो उठेंगी ही नहीं। जब ऐसा हो जाएगा तो उस साधक के अंदर योग घटेगा। योग मतलब इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस उसकी और आगे गहराई में जाएगी, उसको अब रास्ता मिल जाएगा आराम से जाने का, वो उलझी नहीं रहेगी, और वो अपने यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में एंटर कर जाएगी और उसके साथ वहां पे जुड़ जाएगी। इसे योग कहा है इन्होंने। फिर तीसरे सूत्र में वो आगे आके कहते हैं कि हम, जो साधक ये कर पाता है, जो इस योग को पा पाता है, उस व्यक्ति के अंदर, उस साधक के अंदर, उस योगी के अंदर उसकी चेतना या उसका अपना स्वभाव में वो पहुंच जाता है, जो उसका अपना असल में स्वभाव है। हम थियोसॉफिकल नॉलेज के हिसाब से सोचें कि हम मोनैड हैं, और अगर हम मोनैड हैं या हम जीवात्मा हैं, और हम अपनी जीवात्मा अपने स्थल पर, अपने लेवल पर पहुंच जाती है, पूरी नॉलेज के साथ में नीचे के सारे लेवल्स को समझते हुए, उनके ऊपर कॉन्कर करते हुए, तो वो व्यक्ति सेल्फ रियलाइज्ड हो जाता है, उसको सब चीजें मालूम हो जाती हैं, वो मास्टरी कर लेता है नीचे के 5 तलों के ऊपर, जो हमने प्लेन्स ऑफ नेचर जो हमने पढ़ा है उनके बारे में। तो ये थर्ड सूत्र में वो कहते हैं। फिर फोर्थ सूत्र में वो आगे आते हैं। हम यहाँ पे जो नए अभी लोग आए हैं उनके लिए बता दें, हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं फटाफट, ताकि हम 24 सूत्र पे आ जाएं जहाँ पे हमने 8 हफ्ते पहले छोड़ा था। फोर्थ सूत्र में कहते हैं, जो साधक इन वृत्तियों को के साथ में अभी भी चलता रहता है, इन वृत्तियों के अंदर उलझा रहता है, वो साधक उस स्वभाव को पहचान नहीं पाता है, वहां तक जा नहीं पाता है, और वो उस माया के अंदर लिप्त रहता है। 5वें सूत्र में और 6ठे सूत्र में ये बताते हैं हमारे को कि वृत्तियां 5 टाइप की होती हैं, और इनमें पेनफुल या फिर नॉट पेनफुल होती हैं वृत्तियां। और फिर ये वृत्तियों के बारे में बताते हैं कि वृत्तियां कौन कौन सी होती हैं: राइट नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज, फैंसी या इमेजिनेशन, स्लीप एंड मेमोरी। ये 5 वृत्तियां वो कहते हैं कि होती हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर इन 5 के अलावा कोई छठी वृत्ति आगे आ ही नहीं सकती। ये छठी वृत्ति कोई है नहीं, ये हमें एग्जामिन करना है। देखिए, हम ब्लाइंडली, सिर्फ क्योंकि पतंजलि ने बोला, बहुत रिस्पेक्टेबल बुक है, बहुत लोगों ने इसके ऊपर लिखा है, फॉरेनर्स ने लिखा हुआ है, हमारे यहाँ पे भी कितने, जितने साधु हैं, जितने भी संत हैं, उन्होंने खूब इसके ऊपर बोला है, किसी ने इसकी निंदा नहीं करी है। नॉन सेक्टेरियन किताब है, सूत्र फॉर्म में हमें दी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसे बिलीव करना है ब्लाइंडली, हमें इसे एग्जामिन करना है, क्या छठा टाइप का कोई डिस्टर्बेंस हो सकता है। आगे अगले 5 सूत्र में हमें बताएंगे कि राइट नॉलेज का मतलब जो नॉलेज एक्चुअली में वास्तविक लेवल पे सही है। जैसे कि क्रिकेट मैच चल रहा है और हमें उसके बारे में मालूम पड़ता है कि क्रिकेट मैच है। ये कहते हैं 3 तरीके से हमें मालूम पड़ सकता है राइट नॉलेज। एक तो हम डायरेक्ट खुद देखें, ये डायरेक्ट हो गया हमारी जो नॉलेज है। दूसरा है कि कोई हमारे को आके उसके बारे में बताए कि भाई देखिए ये हो रहा है, हम उसकी टेस्टिमनी मान लेते हैं। और तीसरा है कि हम इन्फ्लुएंस कर लेते हैं कि भाई आज रात को न्यूज आई थी कि एक क्रिकेट मैच हो रहा था सुबह के टाइम पे, और उसके अंदर ऐसा ऐसा हुआ, तो हम इन्फर कर लेते हैं कि हाँ ऐसे मैच हुआ था। तो ये राइट नॉलेज है। मगर इस नॉलेज से हमारे अंदर अगर डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए तो उसे हम कहते हैं वृत्ति। नॉलेज, जानकारी, जो हमारे सेंसेस से हमारे को मिल रहा है, वो वृत्ति नहीं है। वृत्ति ये है जो हमें हमारे अंदर डिस्टरबेंस पैदा करती है। ये डिस्टिंक्शन करना बहुत जरूरी है। तो ये सब बातें पहले क्योंकि हम लोग कर चुके हैं बहुत, और जो हमारे साथी इन बातों को और डिटेल में जानना चाहते हैं,
तो हम लोग का यूट्यूब का चैनल है थियोसफी दिल्ली के नाम से, जहाँ पे प्रीवियस टॉक्स जो हमारे शंकर लॉज के अंदर हुई हैं अभी लॉकडाउन के बाद में, पिछले 2-3 महीनों के अंदर हमने उनको रिकॉर्ड करा हुआ है। आप उनको जाके देख सकते हैं थियोसफी दिल्ली के नाम से। तो वहाँ पे ये पहले 4 जो रिकॉर्डेड सेशंस हुए हैं योग सूत्र के ऊपर, उसके अंदर ये वृत्ति और चित्त के बारे में और अच्छा बताया गया है, और डिटेल में जो पता करना चाहता है वो देख सकता है। तो हम राइट नॉलेज के बाद में आते हैं रॉन्ग नॉलेज पे। रॉन्ग नॉलेज मतलब जो चीज़ एक्चुअली में है नहीं, मगर हमें लगता है कि वो है, और फिर हमें बाद में मालूम पड़ता है कि भाई वो तो गलत थी। तो जैसे कि कोई, हम क्रिकेट मैच का ही लेते हैं एग्जाम्पल। क्रिकेट मैच हुआ नहीं, और हमें ऐसा बताया गया या हमें लगा कि हुआ था, तो हमारे को वो रॉन्ग नॉलेज मिली। इन दोनों नॉलेज से अगर हमारे अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हुई, फॉर एग्जांपल अगर हमने लॉटरी या बेटिंग करी थी इस मैच के ऊपर, तो हमारे को अगर उससे नुकसान हो गया, जबकि राइट नॉलेज के हिसाब से तो हमारे को उसका लॉस हो गया, तो हमारी डिस्टर्बेंस हो गई। या हमने अगर गेन कर लिया तो भी डिस्टर्बेंस हो गई, तो भी वृत्ति पैदा हो गई। जहाँ रॉन्ग नॉलेज के सवाल है, अगर मैच हुआ ही नहीं और हमने बैटिंग करी हुई है, और हमें लगे कि भाई मैच तो आज था और आज हुआ नहीं, हमने मिस कर दिया, या हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो हमारे अंदर बहुत एंग्जाइटी और वृत्तियां, ये जो वृत्ति टाइप की चीजें पैदा होती हैं, तो हमारे को उसमें दिक्कत आती है। तो इस टाइप से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ में ले सकते हैं राइट नॉलेज और रॉन्ग नॉलेज के। फिर ये थर्ड वृत्ति पे आते हैं, और कहते हैं कि फैंसी इमेजिनेशन। हम इमेजिन करें कि एक मैच हो रहा है, उस मैच के अंदर हम सेंट्रल प्लेयर हैं, और हम उसके अंदर गेम खेल रहे हैं, और हम बैटिंग कर रहे हैं, और हमने सेंचुरी मार दी। तो ये हमारी इमेजिनेशन है। हमें मालूम है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मगर ये हमारे अंदर बहुत अच्छा एक बहुत प्लेजेंट सेंसेशन देती है, हमारे को बहुत अच्छा लगता है। या हमारी इमेजिनेशन में कुछ ऐसा आता है कि कोई हमारे साथ गलत होने वाला है, या गलत के बारे में हम सोचना चालू कर देते हैं। हम वरीड होते हैं, चिंताएं करते हैं, हम सोचते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो हमारी जो चिंताएं हैं, हमारी जो वरीज हैं, हमारी जो एंजाइटीज हैं, और हमारे जो प्लेजेंट डे ड्रीमिंग है, ये सब वृत्तियां ही हैं। ये वृत्तियों की ये इमेजिनेशन वाली फैंसी की वृत्ति में आता है। फोर्थ उन्होंने कहा स्लीप, जहाँ पे योगी अचेत हो जाता है, साधक अचेत हो जाता है, उसके कॉन्शियसनेस गायब हो जाती है, उसकी कंट्रोल से बाहर होती है कि क्या हो रहा है। ये भी उन्होंने वृत्ति बोला है। और पांचवा उन्होंने बोला है मेमोरी। मेमोरी के बिना तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। मेमोरी होगी तो हमारी लाइफ में कॉन्टिन्यूटी रहती है, और अगर हमारे अंदर कॉन्टिन्यूटी नहीं रहेगी तो हमारी लाइफ चल नहीं सकती है, ये तो क्लियर है। तो मेमोरी वृत्ति कैसे? वो मेमोरी, वो स्मृति जिससे हमारे अंदर डिस्टरबेंस पैदा हो, जिसको हम याद कर करके उसके बारे में सोचें, और हमारे अंदर डिस्टरबेंस पैदा हो कि फलाना व्यक्ति ने ऐसा हमारे बारे में बोला, हमारे को ऐसे नीचा दिखाया, या फलाना व्यक्ति ने हमारे साथ इतना अच्छा करा जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, उसने हमें इतना सम्मान दिया जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और देखिए अपने आप ही काम हो गया, भगवान मेरे पे मेहरबान है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर भी होते हैं, वो हम जो है सोचते हैं कि भाई उस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा करा, जो कि हिस्टोरिकल फैक्ट होता है कि कुछ हुआ हमारे साथ, हमने उसके अंदर कुछ न कुछ चीजें जोड़ दी। तो मेमोरी के साथ में फैंसी, मेमोरी के साथ में राइट नॉलेज, मेमोरी रॉन्ग नॉलेज, सब चीजें मिला मिलू के जो कुछ भी हमारे अंदर घटता है, बिकॉज ऑफ मेमोरी, बिकॉज ऑफ स्लीप, बिकॉज ऑफ फैंसी इमेजिनेशन, बिकॉज ऑफ रॉन्ग नॉलेज, बिकॉज ऑफ राइट नॉलेज, ये सब जो हमारे अंदर डिस्टर्बेंसेस पैदा होती हैं, इन पांचों चीजों की वजह से इसको इन्होंने वृत्ति कहा है। ये छठा कुछ है कि नहीं है, हमें एग्जामिन करना चाहिए। हमारी लाइफ में जब तकलीफें या हमारे लाइफ में जो नेगेटिविटीज आती हैं, या हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस आती हैं, ये जो डिस्टर्बेंसेस जो आ रही हैं, ये सब वृत्तियां हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं। हम इनको देखें, परखें, एग्जामिन करें, कंफर्म करें कि वाकई पतंजलि ने सही बोला कि गलत बोला। क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि पतंजलि ने सही बोला कि नहीं बोला, हम लोग आगे कैसे चलेंगे? फिर ये आते हैं और कहते हैं कि हम वृत्तियों को हटाने के लिए, अब हमने एग्जामिन कर लिया, हमें मालूम पड़ गया हाँ भाई हमारे जो अवेयरनेस है, हमारी जो अटेंशन है, हम जो हैं वो इनके अंदर ही फंसे रहते हैं। दिन भर हमने अपने एग्जामिन करा अपने कॉन्शियसनेस को,
अपने माइंड के अंदर जो चल रहा है, अपनी जो चेतना हमारी जो है, उसके साथ में क्या क्या चीजें चल रही हैं उसके अंदर, तो हमने पाया कि यही सब चल रहा है, जो दुनिया में हो रहा है वही हमारे अंदर चल रहा है, और हम इस रोलर कोस्टर राइड पे चल रहे हैं बार बार। तो उससे हम निकल नहीं पा रहे हैं बाहर, तो हम फंसे पड़े हैं किसमें? इन वृत्तियों के बीच में, डिस्टर्बेंसेस के बीच में। तो पतंजलि कहते हैं इनसे हटने का जो तरीका है, वो उसके लिए दो उपाय, दो टूल्स इन्होंने बताए। एक है अभ्यास और एक है वैराग्य। अभ्यास का मतलब है हम एक्सरसाइज करें, हम प्रैक्टिस करें, हम वो मेथड्स को प्रैक्टिस करें, उन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करें जिनसे हम वृत्तियों से बाहर हो सकते हैं, जो कि अष्टांग योग में ये अब आएंगे, 8 लिम्स जो आगे बताएंगे उसके अंदर उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो जो प्रैक्टिस होगी, उस प्रैक्टिस के कुछ इन्होंने प्रिंसिपल्स बताए। इन्होंने बोला प्रैक्टिस जो होगी वो बहुत लंबे टाइम तक करनी पड़ेगी, फॉर अ लॉन्ग टाइम यू विल हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग विदाउट इंटरप्शन, फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट इंटरप्शन। और तीसरा है विद फुल कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कि मेरे को रिजल्ट मिलेगा। ये कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अभ्यास मुश्किल है। हम एक जगह पे पहुंचना चाहते हैं, मान लीजिए हम पहुंचना चाहते हैं साउथ अफ्रीका में किसी सिटी पे, और वहां पहुंचने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा, मगर चलते चलते हमें लगता है ऐसे तो कोई जगह है ही नहीं, क्या फालतू में इतना हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो सब ऐसी बातें हैं करीब। तो हम वो अभ्यास नहीं कर पाएंगे। अभ्यास तो करते रहना पड़ेगा जब तक हमारा टारगेट हमें मिलना चाहिए। तो अभ्यास की ये खूबी इन्होंने बताई। फिर ये कहते हैं वैराग्य के बारे में, और ये कहते हैं वैराग्य क्या है? वैराग्य वो टेंडेंसी है, वो प्रवृत्ति है हमारे अंदर, वो अट्रैक्शन और रिपल्शन की जो टेंडेंसीज हैं, उनको उन्होंने बोला कि वो टेंडेंसीज को खत्म करना है, वो खत्म हो जाएं या वो अटेन्युएट हो जाएं, वो इतनी डिक्रीज हो जाएं कि हमारी जो साधना है, हमारी जो प्रैक्टिस है, उसके अंदर ये डिस्टर्बेंस ना क्रिएट कर पाए। हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा एग्जांपल ये है कि मान लीजिए हमारी साधना के हिसाब से हमारे को नॉन वेजिटेरियन फूड छोड़ना है। हम में से जो भी कोई अगर नॉन वेजिटेरियन फूड खाता है, या कोई अल्कोहल लेता है, या फिर स्मोकिंग करता है, और वो उसको ये बताया जाता है कि भाई आपकी ये प्रैक्टिस के अंदर ये तीनों चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तो अगर तो एडिक्ट हैं, अगर इतने ज्यादा राग में लिप्त हैं इन चीजों से, तो हम शायद वो प्रैक्टिस ना कर पाए, क्योंकि हमारा मन वहां पे भागेगा बार बार। और अगर हम इतने वैरागी हो जाएं इनसे, पूरा चाहे ना भी खत्म हो, मगर इतने हो जाएं कि हम लोग अपनी प्रैक्टिस जो योग की है वो कर पाए, स्टार्ट कर पाए, इनिशिएट कर पाए प्रैक्टिस को, और उसको आगे बढ़ा पाए, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। इतना तो कम हम कर सकें। इसलिए वैराग्य के जो दो सूत्र ये बताते हैं, उसमें पहले सूत्र में तो ये कहते हैं कि ये जो टेंडेंसीज हैं इनको खत्म करना है, और दूसरे सूत्र में ये कहते हैं कि जिसने उस पुरुष को अपने अपने रियल सेल्फ का जरा सी भी झलक या टेस्ट ले लिया है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली वैराग्य आ जाता है। तो ये एट द फीट ऑफ द मास्टर जो हमारी किताब है थियोसॉफी के अंदर, उसके अंदर भी ऐसे ही कुछ आता है कि वंस यू हैव सीन द मास्टर, वो बाकी सारी डिजायर्स खत्म हो जाती है। बट टू हैव द डिजायर टू बी लाइक हिम, या उनको वैसा बनने का, या उनके पास रहने का, या उनके जैसा होने का, उनको फॉलो करने के डिजायर छोड़ के सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो इस टाइप से वैराग्य की बात करी है, और अभ्यास की इन्होंने यहाँ पे बात करी है। फिर ये उसके बाद में आगे आके कहते हैं कि संप्रज्ञाता समाधि और असंप्रज्ञाता समाधि, 17th एंड 18th सूत्र में हमने उसको देखा था कि संप्रज्ञाता समाधि और घटती है 4 लेवल्स पे। जब योगी ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, वैरागी हो गया, वृत्तियों का नाश हो रहा है, तो उसके अंदर क्या घटेगा? वो अब ऐसे पॉइंट पे आ जाएगा जहां उसका मन अब एकाग्र होके एक पॉइंट पे आ जाएगा। उसके मन के अंदर अब कोई वृत्ति ऑलमोस्ट मतलब खत्म हो गई है। एक ही सीड को लेकर, एक ही इमेज को लेकर
वो उसके ऊपर अब फोकस कर पाएगा और उसी को आगे रख पाएगा। इतना मन उसका कंट्रोल में आ जाएगा। तो जब मन या चित्त जो कि मेंटल लेवल पे काम कर रहा है वहां तक आके रुक जाएगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे उसका मन और उस ऑब्जेक्ट या इमेज के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं रहेगा और वो मर्ज या फ्यूज हो जाएंगे, वो एक हो जाएंगे। इसको बोला इन्होंने 17 सूत्र में संप्रज्ञाता समाधि। और ये एक लेवल पे नहीं होगा, ये 4 लेवल्स पे होगा, इसलिए उन्होंने 17 सूत्र पे इसको बोला है कि इसको वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता 4 लेवल्स पे बात करी है। हम थियोसॉफिकल लेवल पे बात करते हैं, लोअर मेंटल लेवल पे, हायर मेंटल लेवल पे, बुद्धिक लेवल पे और आत्मिक लेवल। इन चारों लेवल्स पे हमारे को ये संप्रज्ञाता समाधि को करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? पहले लोअर मेंटल लेवल पे। लोअर मेंटल लेवल मतलब कॉन्क्रीट थिंकिंग पे। हम लोग कॉन्क्रीट थिंकिंग पे जीते हैं, तो हमारा लोअर मेंटल लेवल पे ही चेतना फंसी पड़ी है। हम यही 3 तलों को जानते हैं, फिजिकल, एस्ट्रल जहाँ हमारे इमोशंस हैं, एंड लोअर मेंटल। तो यहाँ पे हमारे को लोअर मेंटल पे कोई इमेज, साउंड, किसी भी चीज पे जो है हमारे को वहां पे फोकस करना पड़ेगा। और जब फोकस कर पाएंगे इतना कि हम, हमारी जो चित्त है, हमारा जो मन है, जो हमारी चेतना है, वो सब एक ही हो जाए उस ऑब्जेक्ट के साथ में, जिस ऑब्जेक्ट पे हमने फोकस करना स्टार्ट करा है, जिसको हमने अपने आगे रखा हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर जब हम करेंगे और एक हो जाए, इसको उन्होंने बोला संप्रज्ञाता समाधि। फिर वो कहते हैं कि इसको ड्रॉप कर देना है, इस ऑब्जेक्ट को, इस इमेज को जो हमारे माइंड में है, इसको छोड़ देना है। और जो खाली जगह है, जो जहां कुछ नहीं है, वहीं पे उसी इंटेंसिटी को बना के रखना है और कुछ नहीं कर। यहां तक साधक कर सकता है, इसके आगे कोई एफर्ट नहीं। यहां पे अब वो वेट करेगा, कुछ नहीं कर। संप्रज्ञाता समाधि तक धारणा, ध्यान और संप्रज्ञाता समाधि तक पहुंच के, समाधि के 2 पार्ट्स हो गए। संप्रज्ञाता समाधि पे पहुंच के वो वेट करेगा ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करके, और ड्रॉप करने के बाद में अगर अपने आप को होल्ड कर पाएगा उस ब्लैंकनेस पे, उसको इन्होंने बोला है असंप्रज्ञाता समाधि, जो कि 18 सूत्र में आता है। तो अगर हम देखें, जैसा कि रामकृष्ण परमहंस की कहानी आती है कि जो देवी माँ थी, उनकी इमेज के साथ में उनका एकाकार हो गया था, वो भाव समाधि में जाते थे, यानी संप्रज्ञाता समाधि में जाते थे और एक साथ हो जाते थे वो एकदम। तो फिर उसके बाद में उनकी आगे फर्दर प्रोग्रेस के लिए उनको वो इमेज ड्रॉप करनी पड़ी। जब उन्होंने इमेज को ड्रॉप करा, यानी असंप्रज्ञाता समाधि में गए, तो वहां पे फिर एक चेंज आता है ऑटोमेटिकली। वो जो चेतना है, जो कि इस लोअर मेंटल लेवल पे थी, वो अब अपने आप शिफ्ट हो जाएगी हायर मेंटल के अंदर। हायर मेंटल लेवल के अंदर, जिसे हम कॉजल बॉडी कहते हैं, हायर मेंटल बॉडी कहते हैं, उसके अंदर उसका शिफ्ट हो जाना ये अपने आप होगा, इसको करा नहीं जा सकता। ये वैसा है जैसे एक कमरा हमारा लोअर माइंड है, हम दीवार पे या दरवाजे पे आके खड़े हो गए हैं और हमने नॉक कर दिया और हम खड़े हुए, बस हम आगे कुछ नहीं कर सकते। हमारा पूरा पूरा कमरा हमारा खाली हो चुका है, कुछ नहीं बचा। हमारे हमारे मन को कुछ और चीज खींच नहीं रही, बस हम वहां पूरे के पूरे वहां पे खड़े हैं। कोई स्कैटरिंग नहीं है एनर्जी की, चेतना की, इधर उधर कहीं कुछ नहीं है। तो वो अपने आप दरवाजा खुलेगा और अपने आप हमारी एंट्री हो जाएगी इनटू द नेक्स्ट लेवल। ये जो नेक्स्ट लेवल है, इसको इन्होंने विचार कहा है। पहले को इन्होंने वितर्क कहा है, दूसरे को इन्होंने विचार कहा है। उस विचार के लेवल पे भी, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस को हमें रिपीट करना पड़ेगा। इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल करे हैं वो है वितर्क, विचार, जिसको इन्होंने आई के तेमनी जी ने बोला है रीजनिंग, रिफ्लेक्शन, ब्लिस एंड सेंस ऑफ प्योर बीइंग। तो रीजनिंग लेवल जो है लोअर मेंटल, जिसको हमने कहा लोअर मेंटल से हायर मेंटल, हायर मेंटल में अगेन सेम प्रोसेस रिपीट होगा। क्या प्रोसेस रिपीट होगा? हायर मेंटल में जहाँ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, जहाँ प्रिंसिपल्स होते हैं, जहाँ पे लॉज होते हैं, वहाँ के ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं। उनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को लेके, किसी एक लॉ, एक प्रिंसिपल, एक आइडिया को लेके उसके ऊपर जब फोकस करा जाएगा और पूरा फोकस उस पर आएगा, संप्रज्ञाता समाधि को घटित करा जाएगा, उसके बाद में फिर उस ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाएगा, फिर दोबारा असंप्रज्ञाता समाधि होगी, फिर उसकी एंट्री फ्रॉम हायर मेंटल टू बुद्धिक लेवल होगी।
बुद्धिक लेवल में जाके हमें नहीं पता वहाँ का ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ना तो यहाँ बताया गया, ना हमारी समझ में आ सकते हैं, शायद इसलिए कोई ऑब्जेक्ट के बारे में हमें भी बताया नहीं गया है पूरे थियोसॉफिकल लिटरेचर के अंदर। मगर वहाँ पर भी दोबारा जो वहाँ के ऑब्जेक्ट्स हैं को लिया जाएगा और उसके ऊपर साधा जाएगा, सेम संप्रज्ञाता समाधि को लाना पड़ेगा, फिर दोबारा असंप्रज्ञाता समाधि को लाना पड़ेगा, फिर उसको क्रॉस ओवर करके आत्मिक प्लेन में एंट्री हो। आत्मिक प्लेन को, जिसको इन्होंने अस्मिता कहा है पतंजलि ने, वहां पे भी सेम प्रोसेस रिपीट होगा। फिर दोबारा संप्रज्ञाता समाधि को धारणा कर को लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद असंप्रज्ञाता समाधि होगी, और फिर एंट्री होगी इनटू द मोनाडिक लेवल, या जिसको हमने अनुपादक लेवल कहा है थियोसफी के अंदर। थियोसफी के अंदर जो 7 तल बताए हैं ऊपर से नीचे, वो हैं आदि, अनुपादक। आदि को बोला है डिवाइन प्लेन, अनुपादक को बोला गया है मोनाडिक प्लेन न्यू टर्मिनोलॉजी के अंदर। फिर आत्मिक प्लेन, पहले इसको निर्वाणिक प्लेन भी कहते थे, इसको स्पिरिचुअल प्लेन भी कहते हैं। उसके बाद में बुद्धिक प्लेन, बुद्धिक को इंट्यूशनल प्लेन भी कहा गया है। फिर हायर मेंटल प्लेन, जिसको हम कॉजल प्लेन भी कहते हैं। फिर लोअर मेंटल प्लेन, फिर उसके बाद आत्मिक प्लेन और एस्ट्रल प्लेन, और उसके बाद में फिर फिजिकल प्लेन। तो ये जो नीचे के 5 तल हैं, ये जब सब खत्म हो जाएंगे, आत्मिक या निर्वाणिक या स्पिरिचुअल, जो लास्ट है जिसको इन्होंने अस्मिता कहा है, ये जो फोर्थ संप्रज्ञाता समाधि और असंप्रज्ञाता समाधि जब ये घटित होगी, तब वो साधक अपने सही असल स्वरूप में मोनाडिक प्लेन में एंट्री करेगा, जहां से वो उसकी जर्नी एज ए ह्यूमन स्टार्ट हुई थी। उस मोनाडिक लेवल पे वहां तक वो पहुंचेगा, वहीं पे जाके उसका सेल्फ रियलाइजेशन की प्रोसेस, ह्यूमन एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। पतंजलि ने इसको बोला है, इन चारों को मिलाकर, क्योंकि कोई ना कोई सीड यहाँ पे यूज हो रहा है, कोई ना कोई इमेज उस लेवल की यूज हो रही है, तो इस सबको उन्होंने कंबाइन करके बोला है सबीज समाधि। और फिर वो कहते हैं उसके बाद में कि ये सभी समाधि के बाद में जो फाइनल असंप्रज्ञाता समाधि घटती है, उसको उन्होंने बोला है निर्बीज समाधि। तो ये दूसरे टाइप की भी उन्होंने क्लासिफिकेशन करी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी ये इस किताब में आप आगे आएंगे इन टर्म्स पे तो कंफ्यूज ना हो जाए। इस निर्बीज समाधि के बाद में यहाँ पे ह्यूमन जर्नी फिनिश हो जाती है। तो हम 18 सूत्र के अंदर देखते हैं, फर्स्ट 18 सूत्र में पतंजलि ने पूरी एक रूपरेखा, एक आउटलाइन दे दी है। इस आउटलाइन को फिर आगे वो फिलअप करते हैं, जैसे हम कोई फिगर बनाते हैं, फिर उसके अंदर हम चीजों को भरते हैं। तो 19 सूत्र में फिर ये आते हैं और हमें कहते हैं कि देखिए 19 एंड 20 सूत्र एक साथ मिला हुआ है। हमारे यहाँ पे एक मेंबर ने एक सवाल जब लास्ट टाइम इसको कवर करा था, तो उन्होंने पूछा था कि इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करिए कि 19 सूत्र क्या है। यहाँ पे वो बात करते हैं विधेयस के बारे में और प्रकृति लेयर्स के बारे में। तो ये सूत्र के मैंने 5-6 अलग अलग जो लोगों ने कमेंट्रीज लिखी हैं उनको देखा, सबका अलग अलग विचार। मगर थियोसॉफिकल जो एके तेमिनी जी ने दिया, जो थियोसॉफिकल व्यू है, वो ही सबसे बढ़िया लगता है मेरे को तो। और 20th सूत्र के साथ इसको देखना है। इनफैक्ट 19th एंड 20th सूत्र को अगर हम मिलाते हैं तो रियल मीनिंग निकल के आता है। 19th सूत्र जो है वो ये कहता है कि कई लोग जब वो आते हैं इस इनकारनेशन के अंदर, उनके लिए या तो अपनी बॉडी से अलग हो जाना, जैसे मीडियम्स होते हैं, या चैनलाइज करना कुछ इंफॉर्मेशन को, जैसे कि कई लोग के अंदर से उनको कई चीजें सुनाई देती हैं, या कई चीजें वो पता लगा सकते हैं, उनमें कुछ साइकिक पावर्स टाइप की होती हैं, कुछ चीजें वो अपने आप पता कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के उनके अंदर हम कह सकते हैं पावर्स हैं, या उनके कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल व्यक्तियों में नहीं पाए जाते हैं। तो मगर वो कहते भी हमने तो कुछ करा नहीं, ये हमारे अंदर अपने आप ही आए हुए हैं। तो एक तो कैटेगरी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी होती है जो थोड़ा सा भी कंसंट्रेट करें किसी के ऊपर, एक मोमबत्ती पे करें, जैसे नोस्ट्राडामस ने करा था, एक पानी के ऊपर, पानी पतीले में पानी भरा, उसके अंदर करा। तो ये इनको करने से वो ट्रांस में चले जाते हैं, जड़ समाधि के अंदर। जब वापस आते हैं तो उनको कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो इस टाइप की जो जो व्यक्तियों के अंदर ऐसा घट रहा है, उसको पतंजलि कहते हैं ये रियल योगी नहीं है। जिस जिस योग की हम बात कर रहे हैं, जिस योग की पतंजलि बात कर रहे हैं, उस कैटेगरी में ये लोग नहीं आते हैं। यहाँ डिस्टिंक्शन हमें बता रहे हैं ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए। और 20वें सूत्र में वो कहते हैं कि असली योगी
वही होगा जिसके अंदर 4 फीचर्स दिखाई देंगे, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे। पहला है, उसके अंदर श्रद्धा होगी, फेथ होगी। किस चीज की फेथ होगी? कि उसे मालूम है, कॉन्फिडेंस है कि जिस रास्ते पे वो चल रहा है वो सही रास्ता है, योग का रास्ता। वो अचीव कर पाएगा, उसके अंदर वो एबिलिटी है, लोग पहले कर चुके हैं, और उसके अंदर ये करने की उसके अंदर नॉलेज होती है, और वो उसको तरीका मालूम होता है कैसे करना है। तो क्या रास्ता है, क्या मैप है, क्या वो पहुंच सकता है, और वो पहुंच सकता है तो कैसे पहुंचेगा, सब उसको पता होता है। इसके ऊपर उसका कॉन्फिडेंस होता है, फेथ होती है। दूसरा फीचर योगीज के अंदर मिलेगा, जिस साधक के अंदर मिलेगा, जो असली रास्ते पे चल रहे हैं, जो 20वें सूत्र में हमें बताते हैं, उसके अंदर वीर्य हो। तो इन्होंने बोला है, पहले श्रद्धा, फिर दूसरा वीर्य। वीर्य का मतलब एनर्जी, दैट विल, दैट एक आइके तमनी कहते हैं, वीर्य शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो एक अर्नेसनेस, एक अंदर से उसके अंदर एक धक्का कि उस तरफ जाना ही जाना है। कोई वो रोक नहीं पाता अपने आप को, उसे पता है मुझे अचीव करना है और मुझे करना ही करना है। तो एक विल भी कहते हैं, एनर्जी भी कहते हैं, तपस भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, मगर वो व्यक्ति उस काम में लगता है, वो उसको अचीव करके ही छोड़ेगा। ये वाली जो टेंडेंसी है, ये वाली जो एनर्जी है, ये वाला जो उसका झुकाव है, इस वीर्य का। तो एक तो नॉलेज है कि हाँ मुझे पता है कि भाई अमेरिका नाम की एक जगह है, वहां पे बहुत बढ़िया जो है लाइफस्टाइल है, और मैं सब जानकारी लेके बैठ जाता हूँ। तो मुझे कॉन्फिडेंस तो है कि अमेरिका नाम की चीज है कोई, मगर मेरे अंदर वो वीर्य नहीं है कि मैं जाके उसको कर लूं, अचीव कर लूं। मैं कर सकता हूँ पर मैं करता नहीं हूँ। तो ये वीर्य हमारे अंदर नहीं है। तो मगर योगी के अंदर हो। हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत कुछ जानते हैं, मगर जब टाइम आता है करने का, एग्जीक्यूट करने का, उसको उतारने का, तो फॉलो करने का, वो नहीं हो पाता। और ये एक ये जो है एक फीचर है जो कि लैकिंग है। तो जब तक साधक में ये एनर्जी नहीं होगी करने की, जैसे हम थियोसफी में बार बार कहते हैं ना कि हमें फॉलो करना है, प्रैक्टिकल करना है, थियोसफी को हमें प्रैक्टिकल बनाना है, अपनी लाइफ में उतारना है। तो एट द फीट ऑफ द मास्टर में, जैसे शुरुआत में जो एल्सियन है वो लिखते हैं कि भाई देखो, खाना देख के, भूखा आदमी खाना देख के बोले बहुत अच्छा मेरे को भूख भी लग रही, खाना भी, तो उसको हाथ आगे करके मुंह में डालना पड़ेगा, उसे वो करना पड़ेगा। और फिर आनी बेसेंट लिखती हैं स्टार्टिंग में उसी किताब के कि भाई जैसे जो ऑथर है उस किताब का, एट द फीट ऑफ द मास्टर, जैसे उसने, जैसे ही मास्टर ने उसको बोला कि ये सब करना, उसने उसको कर डाला, तो उसने वो अचीव कर लिया, इनिशिएशन वाला अपना पार्ट, आगे वो बढ़ गए। वैसे ही हम भी बढ़ेंगे अगर हम उसको अपनी लाइफ में उतारेंगे। तो अपनी लाइफ में उतारना एक अनिवार्य, एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। सिर्फ नॉलेज होना आधा पार्ट है। तो फेथ, श्रद्धा, वीर्य, और तीसरा वो कहते हैं स्मृति। अब अगेन मेमोरी की बात आती है। मेमोरी, अगर मेमोरी नहीं होगी, मगर यहाँ मेमोरी किसकी? सही टाइप की मेमोरी। मेमोरी जो सही है, जो हमारे को उस रास्ते पे ले जाने में हेल्पफुल है, वो वाली मेमोरी की यहाँ बात हो रही है। तो हमारी लाइफ में हम लोग डेली कोई ना कोई चीजों से गुजरते हैं। तो अगर वो मेमोरी ना हो जो एक्चुअली हमारे को हेल्प करे आगे चलने के लिए, तो हम पीछे उलझ जाएंगे, बहुत सारी चीजों में हम वृत्तियों में उलझ जाएंगे। तो वो मेमोरी जो हमें हेल्प करे, वो मेमोरी को जो हमारे लिए नेगेटिव है, जिससे हमारे को पेन होता है, जिससे हमारे को हेल्प नहीं मिलती है, उस मेमोरी को हमें लाना नहीं है आगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई गलती कर डाली और हम बार बार उसको रिलिव करते रहे, बार बार जैसे हमारे को खाली टाइम मिले हम उसको सोच रहे, ओहो मैंने क्या गलती कर दी, ऐसा तो मुझे नहीं करना चाहिए था। हम रिग्रेट भी करें, रिमोर्स में भी रहें, और हम खूब रोते पिटते रहें, तो ऐसा व्यक्ति कब साधना करेगा, कैसे आगे बढ़े? उसमें से जो उसने गलती करी, उसमें से निचोड़ ले, एसेंस ले ले, अपने मन में बिठा ले, दोबारा मैं नहीं करूंगा, और उसको भूल जाए, और वो एसेंस को आगे लेके चले। हमारे फिजिकल लेवल पे भी हम ये करते हैं, हम कुछ खाते हैं, हमारी बॉडी को जो जरूरत होती है वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेती है, बाकी को छोड़ देती है। हम थोड़े ना वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी लेके बैठ बैठ जाते हैं पकड़ के। ऐसे ही हमारे जो लाइफ में घटता है, हमारी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं डे टू डे, वो जो एक्सपीरियंसेस आते हैं, उनमें से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम ले लें, एसेंस को, जूस को निकाल लें,
और बाकी को छोड़ दें। तो ऐसे करने पे योगी आगे बढ़ता है। फिर लास्ट में वो कहते हैं कि समाधि प्रज्ञा, वो हाई इंटेलिजेंस, वो इंटेलेक्ट पावर, वो करेक्ट थिंकिंग, जिससे उस योगी को हेल्प मिलेगी आगे जाने के लिए। अब अगर हमारे पास टूल क्या है, हमारे पास टूल्स हैं बॉडी, हमारे इमोशंस और हमारा माइंड जो हमारी थिंकिंग है। इन्हीं को तो हम इस्तेमाल करके आगे जा रहे हैं। अगर इनको हम उस पॉइंटेड, हम उस जिसको एकाग्रता कहा है, वन पॉइंटेडनेस कहा है, उस डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में ना रखें पूरे टाइम 24 घंटे, तो फिर हम लोग आगे नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो इंटेलिजेंस, वो थिंकिंग जो हमेशा, जैसे कि हम एक सोचें, एक प्रेमी है, एक लवर है, वो वो हमेशा अपने लव्ड वन के बारे, अपने जिससे वो प्यार करता है उसके बारे में सोचता रहता है कि मैं उसके पास कैसे जाऊं, मैं उसको कैसे प्लीज करूं, मैं उसके लिए क्या क्या ना करूं, मैं उसको पहुंच जाऊं, हम कैसे एक साथ, उसी के बारे में वो सोचता रहता है। ऐसे ही जो साधक है वो स्पिरिचुअल चीजों के बारे में सोचता रहता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे हेल्प करूं, मैं कैसे स्वाध्याय करूं। और अगर उसका कोई इष्ट देव है, कोई मास्टर है, तो वो मास्टर के बारे में सोचता है, अपने अपने इष्ट देव के बारे में सोचता है। उसका कांस्टेंट एफर्ट, थिंकिंग वहीं पे रहती है। तो ये जो चार जो इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, इन चार के बिना, ये चार से हम, हमारे ये चार लक्षण हैं एक योगी के, जो कि 19 सूत्र में जो विधेय और प्रकृति लय के बारे में बताया है, उनसे भिन्न है, अलग है। तो हमारे को उस तरीके से ये समझना है। फिर आगे वो कहते हैं कि जिस योगी में या साधक के अंदर जितनी इंटेंसिटी होगी, डिजायर उतना जितना ज्यादा होगा अपने टारगेट या गोल को पाने का, वो उतनी जल्दी पा लेगा। और उसके बाद में वो कहते हैं कि डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना उसके अंदर इंटेंसिटी है और किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, क्या क्या उसकी लाइफ के अंदर अभी अटैचमेंट्स हैं, कर्मा ने उसको कैसे अभी उसको अटकाया हुआ है प्रीवियस कर्मा में। मान लीजिए वो ग्रस्त है, मान लीजिए वो बीमार है, मान लीजिए उसके पास बहुत सारे अभी ड्यूटीज हैं करने को, वो उतना टाइम नहीं अभी डिवोट कर सकता, हालांकि है पूरा अर्नेस्ट, मगर कर नहीं सकता। तो ऐसे व्यक्तियों को और ऐसी जो हमारी जो तरीका है करने का, उसके बेस पे उन्होंने बोला कि हम मोटा मोटा 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला व्यक्ति, जो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। इन तीनों में हमारे को हम डिवाइड कर सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में। तो इस तरीके से इन्होंने हमारे को बताया कि हम ऐसा कर सकते हैं। और फाइनली जो 23rd सूत्र पे हम जब आते हैं आगे, तो 23rd सूत्र में कहते हैं कि देखिए, ये सब हम योग के माध्यम से जो अभी तक बात करी है, हम कर तो सकते हैं, मगर एक और तरीका है। और एक और तरीका क्या है? वो कहते हैं ये सब छोड़ दे साधक, क्योंकि इसमें साधक कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है, पर अगर वो दूसरा एकदम काम करे कि सब कुछ छोड़ दे ईश्वर के ऊपर, तो 23rd सूत्र वो कहते हैं या ईश्वर प्राणिधान। तो अगर वो सिर्फ ईश्वर को प्राणिधान बनाकर उसी के ऊपर सब कुछ छोड़ दे, तो भी वो योग को पालेगा। उसे सब कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, सिर्फ सरेंडर करना है, छोड़ना है अपने आप को, लेटिंग गो। जो कुछ भी उसने पकड़ा हुआ है उसको छोड़ दे। तो अब ये कहने को तो बहुत आसान है, मगर उन्होंने बता दिया पतंजलि ने कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो एक शब्द को इस्तेमाल करते हैं, ईश्वर। तो वो कहते हैं ईश्वर प्राणिधान के अंदर कि ईश्वर, और फिर आगे के सूत्र अब हम करते हैं 24 सूत्र से आगे। अभी तक तो मैंने रिवाइज ही कर रहा था ब्रीफली जो हमने पहले करा है। 24 सूत्र में वो कहते हैं ईश्वर इज ए पर्टिकुलर पुरुषा who is untouched by the afflictions of life, actions, and the results and impressions produced by these actions। ये आई के तेमनी जी का ट्रांसलेशन है योग सूत्र का 24 फर्स्ट सेक्शन, जो समाधिपाद है उसके ऊपर। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ईश्वर क्या है, हमें समझाने के लिए उनके हिसाब से ईश्वर क्या है। फिर वो एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, पुरुषा। तो ईश्वर को वो कहते हैं वो पुरुषा है। हम थियोसॉफिकल नॉलेज में कहें कि ईश्वर यहाँ पे सोलर लोगोस है, जिसने सोलर सिस्टम को बनाया, इसको हम सोलर लोगोस कहते हैं।
वो माइटी बीइंग जिसने इस सोलर सिस्टम को बनाया, जिसके अंदर सब एवोल्यूशन चल रही है, ना सिर्फ ह्यूमंस की, नॉन ह्यूमन एंटिटीज की भी चल रही है एवोल्यूशन, इसको इन्होंने पुरुष और ईश्वर बोला है। साथ ही साथ फिर ये आगे बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि 25th सूत्र में, इन हिम इज द हाईएस्ट लिमिट ऑफ ऑमनिशियंस। हमारे जो सोलर सिस्टम के अंदर हम हैं, और हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम के अंदर 10 स्कीम्स ऑफ एवोल्यूशन हैं। हर एक स्कीम ऑफ एवोल्यूशन में 7 चेन्स हैं, हर एक चेन में 7 राउंड्स हैं, हर एक राउंड के अंदर 7 ग्लोब्स हैं, हर एक ग्लोब के ऊपर 7 रेसेस आती हैं, हर एक रेस, रूट रेस के अंदर 7 सब रेसेस आती हैं। तो ये जो पूरी ग्रैंड स्कीम है पूरी एवोल्यूशन की, इसके अंदर जो टॉप मोस्ट लेवल है पूरा ऊपर से नीचे तक, ये इसके अंदर ये जो सोलर लोगस है, ये जो पुरुष है, जो ये ईश्वर है, यही सब कुछ जानता है, यही सब कुछ पूरा का पूरा इसी का खेल है, इसी के अंदर सब कुछ हो रहा है। तो इसको हम थियोसॉफी के अंदर तो बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से सोलर लोगस ने करा है। हमारे जो नॉन थियोसॉफिकल मेंबर्स हैं, वो द टेक्स्ट बुक ऑफ थियोसॉफी या द आउटलाइन ऑफ थियोसॉफी को पढ़ सकते हैं। बहुत सिंपल बुक्स हैं और इन बेसिक कॉन्सेप्ट को जान सकते हैं। थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहें तो एंशिएंट विजडम है, या फिर सी जनराज दास की किताब है फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ थियोसॉफी। और भी किताबें हैं, मगर ये सिंपलर बुक्स हैं जिनको हम पढ़ के पता कर सकते हैं सोलर लोगस के बारे में। बहुत ज़्यादा जो हमारे जो मेंबर्स हैं, थियोसॉफिकल स्टूडेंट्स जो हैं, वो आर्थर ई पावर की किताब है द सोलर सिस्टम, उसको ज़रूर पढ़िए। बहुत अच्छी किताब है। साथ ही साथ उसके मैन, वेंस, हाउ एंड विदर, ये जो किताब है C.W. लेडबीटर और एनिबिज्म की, इसको भी ज़रूर पढ़िए जो हमारे सीरियस स्टूडेंट्स हैं। तो उनको जो एवोल्यूशनरी जो स्कीम है, जो एवोल्यूशन का जो लॉ है, जिस तरीके से हम चल रहे हैं, उसके बारे में अच्छी पकड़ आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। फिर 26 सूत्र में आते हैं और वो कहते हैं, बीइंग अनकंडीशनड बाय टाइम ही इज टीचर इवन ऑफ द एंशियंट्स। ये तो ऑब्वियस है। सोलर लोगस जो हैं, जो पुरुष है, ईश्वर हैं, जो कुछ भी घटा है अभी तक, उसी को तो उन्होंने पैदा करा है। तो जब उन्होंने ये सिस्टम को स्टार्ट करा और पहला की नोट दिया, जो रेस को स्टार्ट करा, जो पहले डायरेक्शंस दी, जो रूल्स बनाए, जो लॉज दिए, जो रेस को गाइड करने के लिए जो राजा आए, जो जो टीचर्स आए, वो सब इन्हीं के द्वारा तो आए थे और इन्हीं की तरफ से वो सब डायरेक्शंस दी गई हैं। यही टीचर थे इन सब के, जो हमारे पूर्वज भी रहे हैं, उन सब के भी जो एक्चुअल टीचर जो थे, वो इन्हीं के जो ईश्वर ही रहे हैं। अब ये 27 सूत्र पे आते हैं और 27 सूत्र जो है, यहाँ तक आते आते, क्योंकि इसमें 51 सूत्र हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, तो हमने जो समाधि पद का अभी सिर्फ 50% कवर करा है। तो 27 सूत्र में आके कहते हैं कि इस ईश्वर का जो वाचक है, ये सूत्र जो है, तस्य वाचकः प्रणवः, हिज डेजिग्नेटर इज ओम। अब ये कहते हैं कि इस ईश्वर के बारे में सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि इसका नाम ओम है, या इसको हम ओम से पहचान सकते हैं, या ओम के द्वारा इस तक पहुंच सकते हैं। आज की मॉडर्न लैंग्वेज में हम बात करें कि अगर मोबाइल में अगर हमें इनको मिलाना है, इनसे कम्युनिकेट करना है, तो हमें ओम पंच करना पड़ेगा या डायल करना पड़ेगा। तो ओम ही एक रास्ता है इनके पास पहुंचने का। तो उसके बारे में आगे ये कहते हैं 28 सूत्र के अंदर, क्योंकि 27 तो 28 सूत्र मिला हुआ है। इट्स कांस्टेंट रेपिटेशन एंड मेडिटेशन ऑन इट्स मीनिंग। तो वो कहते हैं ईश्वर का वाचक या डेजिग्नेटर ओम है, और वहां तक पहुंचने के लिए, या ईश्वरी कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए इस ओम का उच्चारण कॉन्स्टेंटली करना है। तत् जप, तत् अर्थ, भावनम। तत् जप का मतलब है इट्स कांस्टेंट रेपिटेशन, तत् अर्थ का मतलब है ऑफ इट्स मीनिंग, भावना मतलब ड्वेलिंग अपॉन इन द माइंड, रियलाइजिंग या फिर मेडिटेशन। इट्स कांस्टेंट रेपिटेशन, किसका? ओम का कांस्टेंट रेपिटेशन एंड मेडिटेशन ऑन इट्स मीनिंग, ये करने से साधक या योगी उस ईश्वरीय तत्व तक
पहुंच सकता है, वहां तक पहुंच सकता है। ना सिर्फ वहां तक पहुंचेगा, वो उसको हेल्प करेगा किन चीजों में, अगले सूत्र में वो बताते हैं। 29 सूत्र में वो कहते हैं कि क्या होने वाला है ऐसा करने से। फ्रॉम इट will result the disappearance of obstacles and turning inward of consciousness। देखिए, ओम के बारे में तो अगर आप सर्च करें गूगल के अंदर, तो ओम के बेनिफिट्स क्या हैं, सिर्फ आप इतना टाइप कर लीजिएगा, बेनिफिट्स ऑफ ओम रिसाइटेशन। इतनी सारी स्टडीज हो चुकी हैं ओम के ऊपर कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जो फिजिकल इफेक्ट्स आते हैं, ब्लड प्रेशर पे असर, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, पल्स रेट कम हो जाती है, डिप्रेशन हट जाता है या डिप्रेशन में कमी आ जाती है। बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं ओम के रिसाइटेशन से। हम तो अकल्ट के इफेक्ट्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ग्रॉस इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो आ जाते हैं। तो सटलर लेवल्स पे भी इफेक्ट्स आते हैं। जो मंत्र या इस टाइप का अजपा जाप की यहाँ पे बात हो रही ओम की, ये करने से जो है हम खुद ट्राई करके देख सकते हैं, क्यों ना हम एक्सपेरिमेंट करें। हम डेली 5 मिनट से स्टार्ट करें, एक टाइम या 2 टाइम, और हम उसको अगले 3 महीने के लिए धीरे धीरे बढ़ाकर 15 से 20 मिनट तक कर लें, सुबह शाम, और देखें हमारी लाइफ में कोई फर्क आया कि नहीं आया। अगर हमें लगता बेनिफिट आया तो हम और बढ़ाएं आगे, 6 महीने का पूरा करें। डेली या एटलीस्ट वीकली हम एक नोटबुक के अंदर लिखें कि हमारे अंदर कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं, कुछ बेनिफिट हुए है कि नहीं हुआ है, कुछ तो हम करें इस सब का काम, ताकि हमें मालूम पड़े कि हाँ, जो लिखा है उसको कोई वैल्यू भी है। तो ये 29 सूत्र के बाद में 30th सूत्र जो काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है, जो कि जिस पे हम लास्ट ये सूत्र आज करेंगे, यहाँ पे हम रुकेंगे। 30th सूत्र हमारे को बताता है कि भाई क्या होता है, क्योंकि इन्होंने ऑब्स्टिकल्स की बात करी 29 सूत्र के अंदर। इन्होंने बोला फ्रॉम इट विल रिजल्ट द डिसअपीयरेंस ऑफ ऑब्स्टिकल्स। तो वो ऑब्स्टिकल्स कौन से हैं? तो पतंजलि ने बोला देर आर 9 ऑब्स्टिकल्स। ये जो 9 ऑब्स्टिकल्स हैं, ये हमारे मन को विक्षेप करते हैं, हमारे अंदर हमारे मन को आउटवर्ड ओरिएंटेड करते हैं, हमारे मन के अंदर डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, हमारे मन को स्थिर नहीं होने देते हैं, हमारे मन को आगे अंदर जाने के लिए वो मन रोकते हैं। तो ये ऑब्स्टिकल्स हैं। तो जो 30th सूत्र है, ये 9 ऑब्स्टिकल्स जो हैं, इन्होंने उसका नाम बताया है व्याधि, अस्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध अलब्ध धूमिकत्व, अनवस्था अनवस्थातत्वानि, चित्त विक्षेपः, अंतरायः। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन आती है डिजीज, लैंगर, डाउट, केयरलेसनेस, लेजीनेस, वर्ल्डली mindedness, delusion, non-achievement of a stage, instability. These 9 are the causes of distraction of the mind and they are the obstacles. तो आईके तेमिनी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल करा है वो है विक्षेप या डिस्ट्रैक्शंस। तो आईके तेमिनी विक्षेप के बारे में डेफिनेशन देते हैं, द डिस्ट्रैक्टेड कंडीशन ऑफ द माइंड इन विच इट इज कॉन्स्टेंटली फ्लंग अबाउट इन ऑल डायरेक्शंस अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड विक्षेप। तो अब पहला जो जो इन्होंने बताया, ये 9, हम ये 9 को फटाफट कर लेते हैं। डिजीज, तो पहला इन्होंने कहा कि भाई पहला ऑब्स्टिकल है डिजीज। ये तो समझ में आती बात, अगर हम फिजिकली डिजीज हैं तो हमारा मन हमेशा वहीं पे भार रहेगा, जहां हमारी बीमारी है उसी पे जाता रहेगा। अगर कोई दर्द है, कोई डिफॉर्मिटी है, उसी के बारे में सोचता रहेगा, तो मन भार की भार अटका रहेगा, उस साधक को अंदर जाने नहीं देगा। और कुछ अगर अष्टांग योग के अंदर आसन या प्राणायाम करने हैं, या कहीं थोड़ा एक लंबे टाइम के लिए साधना करने के लिए सोचना है, तो भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो परफेक्ट हेल्थ, या एटलीस्ट वो उतनी हेल्थ की जो परमिट कर सके साधना को करने के लिए,
वो ज़रूरी है, उतना डिजीज से हमें बचना चाहिए। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू एकतेमिनी, आसन और प्राणायाम जो हठ योग की जो दो प्रैक्टिसेस हैं, उसको पतंजलि ने ये जो 8 लिम्ब है अपना योग का, अष्टांग योग का, उसके अंदर ऐड करा है इन्होंने यम नियम के बाद में। तो डिजीज तो इस तरीके से हमारे मन को विक्षेप करती है, डिस्ट्रैक्ट करवाती है मन। दूसरा इन्होंने बोला लैंगर। लैंगर का मतलब है कि हमारे अंदर बॉडी तो डिजीज नहीं है, मगर वीकनेस है। ऐसा व्यक्ति को लगता है उसके अंदर जान नहीं है इतनी मेहनत करने की। वो ठीक ठाक है, उसको पता है टाइम आ गया मेडिटेशन के लिए बैठने का, आसन के ऊपर बैठने का, वो कहता है मेरा मन नहीं है। मन तो वर्ड यूज ठीक नहीं, मेरे अंदर उतनी एनर्जी नहीं है कि मैं जाके बैठ जाऊं या मैं फलाना प्रैक्टिस कर पाऊं। ये जो ये जो वीकनेस है, इसको लैंगर कहा है। ये भी हमारे मन को डिस्ट्रैक्ट करती है। उतनी एनर्जी लेवल हम जनरेट नहीं कर पाते हैं कि हम एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को, जिससे हमारे प्रोग्रेस होगी, जिसको हम इसेंशियल है आगे चलने के लिए, हम उसको एग्जीक्यूट कर पाए। तो इसको लैंगर कहा है, ये एक ऑब्स्टिकल है। और ये ऑब्स्टिकल के रीजंस हमें ढूंढने पड़ेंगे। दो रीजंस जो हैं वो ये कहते हैं, एक तो है कि या तो साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, अंदर ही एक कॉन्फ्लिक्ट है। वो कॉन्फ्लिक्ट है कि हम जबरदस्ती कुछ काम कर रहे हैं, हम करना नहीं चाहते हैं, मगर हम कर रहे हैं, हमें खुद ही पसंद नहीं करना है। अब हमें मंदिर जाना है सुबह सुबह, या सुबह उठना है 4:30 बजे, हम कहते हैं क्या जरूरत है 4:30 उठने की, हमें तो समझ में नहीं आता। 4:30 बजे उठना, 5 बजे उठना, 3 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त, ये सब क्या बातें हैं? इससे क्या होने वाला है? बहुत सारे संत तो रात रात में वो साधना करते हैं, तो दिन में सोते होंगे वो। तो ये सुबह का टाइम का क्या मतलब? तो हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जरा सा। हमारे अंदर अगर कॉन्फ्लिक्ट है, और ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हम हमारे अंदर ये हमारे अंदर से ही आता है कि भाई मैं नहीं कर सकता हूं, अभी मेरे अंदर जान नहीं है करने की। तो ये लैंगर, इन्होंने बोला इट्स ए काइंड ऑफ ए ऑब्स्टिकल। फिर थर्ड पे आते हैं, और वो कहते हैं डाउट। अच्छा, इससे पहले लैंगर के अंदर एक और चीज आती है, ये प्राणमय कोश, मतलब हमारी इथरिक डबल के अंदर भी अगर इथरिक करंट्स ठीक नहीं है फिजिकल लेवल पे, इवन दो डिजीज नहीं है, मगर क्रॉनिक फटीग की कंडीशन जो अगर होती है, तो दैट मीन्स कि या तो प्राण की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हो रहा है, या हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हम प्राण को खींच नहीं पा रहे हैं पूरा, या हमारा लॉस हो रहा है बहुत। उसकी करेक्शन के बारे में भी सोचना पड़ेगा, उस एंगल के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो खुद हमें अपने आप भी उसका आंसर ढूंढना पड़ेगा, कि किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी कि हमारे अंदर क्रॉनिक फटीग क्यों हो रही है, जिसकी वजह से हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करना है। थर्ड आता है डाउट। डाउट फिर वही आगे जो हमने पहले बात करी थी कि श्रद्धा का ना होना। हम फिर भी पूरी तरीके से कन्विंस्ड नहीं है कि ये पाथ जो योग का है, जिस पे हम चलना चाह रहे हैं, ये जो समाधि वाला जो पाथ है, जिसके अंदर हम अपने मन को एकाग्र कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर पहले से एक बिलीफ बैठा हुआ है कि मन को तो कंट्रोल करा ही नहीं जा सकता, डिजायर्स तो कभी खत्म हो ही नहीं सकते, मन कभी रुक ही नहीं सकता। ये कहाँ की बातें करी जा रही हैं? तो अगर वो बिलीव घुसा हुआ है बहुत बुरी तरह अंदर, और जब हम करना चालू करते हैं काम को, तो हमारे अंदर कई बारी डाउट्स आने चालू हो जाते हैं। अगर साधक में ये डाउट्स आ रहे हैं और उसकी फेथ कंप्लीट नहीं है, तो भी वो ऑब्स्टिकल बनती है और उसको आगे बढ़ने नहीं देती है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए, जैसे बुद्धा ने कहा ना फर्स्ट नोबल एट फोल्ड पाथ के अंदर, कि राइट बिलीफ। अगर आपका बिलीफ ही गड़बड़ है, तो फिर आप आगे नेक्स्ट राइट थिंकिंग पे जा नहीं सकते हैं। फिर आते हैं केयरलेसनेस, फोर्थ ऑब्स्टिकल पे। केयरलेसनेस मतलब एक व्यक्ति का नॉर्मल लाइफ अभी तक ऐसी चल रही थी कि हर एक काम में वो ढीला ढाला था, अप्रोक्सीमेशन में चलता था। अप्रोक्सीमेशन में कैसे चलता था कि भाई देखो ये काम करना है, उसको कहता अच्छा हाँ इतना कर दो, छोड़ दो। तो केयरलेसनेस, इनएक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन में काम करने वाला व्यक्ति इस रास्ते पे नहीं चल सकता। अगर 2 का 4 करने वाला आदमी, या 4 का 2 बताने वाला आदमी, जिसके अंदर क्लैरिटी नहीं है, जिसके अंदर प्रिसाइसनेस नहीं है, जो इसको एज अ साइंस लेके नहीं चलता है। देखिए ये साइंस ऑफ योगा है, ये साइंस है। इसके अंदर 2 और 2 को मिलाएंगे 4 ही होगा। इस पे ये नहीं होगा कि 2 को
2 और 3 को मिला के भगवान से प्रार्थना करें, भगवान इसको 4 कर दो, भगवान इसको 4 कर दो, 4 नहीं होने वाला। तो जो रूल्स, जो नेचुरल रूल्स हैं, जो लॉज हैं, उनके हिसाब से ये जो हम योग कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उसमें अगर अप्रोक्सीमेशन होगी, जैसे कि केमिस्ट्री के किसी एक्सपेरिमेंट में अगर हमें प्रिसाइज क्वांटिटीज को मिक्स करना है और एक रिजल्ट लेके आना है और हम बहुत केयरलेस हैं, तो हमारा रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होने वाला है। जो व्यक्ति केयरलेस है, ये उसकी एक वीकनेस है और वो फिर आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो ये भी एक ऑब्स्टिकल है योग के रास्ते पे। फिर आता है फिफ्थ, वो कहते हैं लेजीनेस। पहले लैंगर कहा था, वो था फिजिकल लेवल पे, क्रॉनिक फटीग थी। यहाँ पे है लेजीनेस, ये मेंटल फटीग है। यहाँ पे वो व्यक्ति आराम चाहता है। एक लेजी व्यक्ति, एक आलस्य वाला व्यक्ति कहता है भाई मैं नहीं उठ सकता, सब कुछ कर सकता है, उसके पास इंसेंटिव नहीं है इतना कि वो उठे, उसको लगता नहीं कि कुछ होने वाला है, उसके अंदर से इंटरनल बिलीफ सिस्टम है। आलस्य तभी आता है, इट्स अ बैड मेंटल हैबिट, आई के तेमनी जी कहते हैं। और लेजीनेस, अब हमें तो समझ में आती है बात, जो आदमी लेजी है वो आदमी तो इस योग के रास्ते पे चल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो टाइम ही नहीं मिलने वाला। जो व्यक्ति योग के रास्ते पे चलता है उसके पास टाइम नहीं है, वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। और हम थियोसफी में जानते ही हैं इस बात को कि हमें स्टडी भी करनी है, हमें मेडिटेशन भी करनी है, हमें सर्विस भी करनी है, हमें अपने नॉर्मल लाइफ भी, रूटीन में भी चलाना है। तो उस व्यक्ति के अंदर ये लेजीनेस नाम की चीज हो नहीं सकती, नहीं तो ये फिर उसके लिए ऑब्स्टिकल है आगे बढ़ने के लिए। तो लेजीनेस को हटाना है। जहां पे जो काम करना है उसके अंदर हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम बाद में करेंगे, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे अभी। तो वो ऑब्स्टिकल है, उसको इस बात का ध्यान देना है। तो पतंजलि हमारे को बता रहे हैं कि देखिए, ये चीजें हमारे अंदर अगर मौजूद हैं, एग्जामिन करिए। अगर हमारे अंदर ये चीजें, Good evening to all. Good evening. अगर हमारे अंदर ये चीजें हैं मौजूद, तो हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हमें अपने अंदर ये देखना पड़ेगा। फिर सिक्स्थ पे वो आते हैं, और मैं इसको फटाफट करता हूँ, हमारा टाइम भी पूरा हो रहा है। सिक्स्थ में आते हैं वर्ल्डली माइंडेडनेस। जो व्यक्ति अभी भी दुनियावी चीजों में फंसा हुआ है, जो हमने पहले वैराग्य के अंदर बात करी थी, जो दुनियावी चीजों में फंसा हुआ है, जिसका मन बार बार बाहर की चीजों पे भागता है, उसके लिए ये ऑब्स्टिकल है। ये तो अपने आप में क्लियर है, इसके अंदर कुछ ज्यादा बताने की बात नहीं है। जैसे वो बैठेगा साधना करने के लिए, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार और धारणा के लिए बैठेगा, और उसका मन भागेगा इधर उधर, अपने बिजनेस के लिए, अपने ऑफिस में, पॉलिटिक्स के अंदर, या किसी स्पोर्ट्स इवेंट्स में, या किसी टीवी पे सीरियल चल रहा है, या जो न्यूज़ में क्या चल रहा था, बहुत सारी चीज़ों में जो दुनिया में हो रही हैं, उसी के अंदर अगर वो फंसा रहेगा, तो फिर वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। ये ऑब्स्टिकल है उसके लिए। फिर सेवेंथ ऑब्स्टिकल पे आते हैं, वो कहते हैं डेलूशन। डेलूशन का मतलब क्या होता है? डेलूशन एक डिसऑर्डर है मेंटल, और ये साइंस के अंदर जो साइकोलॉजी आता है उसके अंदर आती है। मतलब कि उस चीज का होना, ऐसा सोचना उस व्यक्ति को कि ये चीज है जो कि होती नहीं है। तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, डिल्यूजन ऑफ, सो मेनी टाइप्स ऑफ डिल्यूजन आती है। तो यहाँ पे डिल्यूजन का मतलब हुआ कि कुछ चीजें साधक को ऐसी लगेंगी, अगर वो होती नहीं है मगर उसको लगेंगी। जैसे कि वो मेडिटेशन में बैठेगा, और उसने सुना हुआ कि मेडिटेशन के बैठने के 10वें दिन के बाद में उसको लाइटें दिखाई देनी चालू हो जाएंगी, उसको घंटियां सुनाई देनी चालू हो जाएंगी, और उसको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस होने चालू हो जाएंगे। तो उसको लगता है कि ये तो मेरे अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तो आगे पहुंच गया हूँ, मैं तो बहुत एडवांस हो चुका हूँ। या ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको, वो कहेंगे देखो, मेरे को तो भगवान ने हेल्प कर दी। हमारे थियोसॉफिकल जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे कहते थे, देखिए मैं फंस गया था, मास्टर ने मेरी हेल्प करी, मास्टर ना होते तो मेरा ऐसा हो जाता, मेरा वैसा हो जाता। भाई थोड़ा सा समझिए, क्या मास्टर का काम ये है कि हमारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही है हमारी लाइफ में, हमारे कर्म के द्वारा वो दूर करेंगे? हम इतने इंपॉर्टेंट हैं, हमारे इतनी हमारी वैल्यू है कि मास्टर अपना सब काम छोड़ के हमारी हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं? वो देख रहे हैं, हाँ भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर मेंबर है, इसकी हेल्प करो जरूर। तो ये जो डिल्यूजन है, इससे हमें बचना है। बेस्ट तरीका ये होता है जो C.W. लेडबीटर का होता था,
कि जब तक रिपीटेडली, क्योंकि वो साइंटिफिक रे थे, फिफ्थ रे के थे वो व्यक्ति, जब तक एक चीज बार बार हमें खुद आके क्यों ना बताए कि प्रूव करे कि हाँ मैं हूं, तब तक उसको मानने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। क्लैरिटी होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, इम्पर्सनल, जो हम चीज को देख सकें अपने अपने आप को हटाकर जैसे वो है। जब ये डेवलप हो जाएगा तो ये ऑब्स्टिकल अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर आते हैं नॉन अचीवमेंट ऑफ अ स्टेट, ये एट्थ जो है ऑब्स्टिकल है। इसमें क्या होता है, साधक बैठा हुआ है और उसको लगता है कि भाई मैं इतने महीने हो गए, मुझे कोई फायदा ही नहीं हुआ, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कोई कुछ मैं अचीव ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो वहीं का वहीं हूँ जहाँ पे मैं था। मैं 6 महीने पहले मेडिटेशन करने बैठता था, 15 मिनट डेली बैठता था, और मेरा मन जैसा था वैसे ही है, मुझे कोई फायदा नहीं लग रहा, कुछ मैं आगे बढ़ ही नहीं रहा हूँ। तो ये उसके लिए ऑब्स्टेकल हो जाए। उसे एग्जामिन करना है। अगर उसे लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, तो वो एग्जामिन करे क्यों नहीं हो पा रही, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, डिस्कस करे सीनियर स्टूडेंट्स के साथ में कहाँ पे दिक्कत आ रही है। मगर अगर वो मन में ये लेके बैठ जाए कि ये जो मैं सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ इसी में गड़बड़ है, जो मैं मेथड फॉलो कर रहा हूँ उसी में गड़बड़ है, तो वो उसको दिक्कत आ जाएगी, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, उसमें डाउट आ जाएगा। तो ये जो नॉन अचीवमेंट ऑफ अ स्टेट है, ये एक ऑब्स्टिकल है, और उसको उसे जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज करके उसको समाधान उसका निकालना पड़ेगा। और नाइन्थ वो कहते हैं इनस्टेबिलिटी। ये सब होने के बाद व्यक्ति जो आगे बढ़ता है और नेक्स्ट कदम लेता है, आगे प्रोग्रेस करता है, उसके अंदर वो स्टेबिलिटी आती है। लेट अस अज्यूम कि हम लोग मेडिटेट करते हैं और हम एक ऑब्जेक्ट को, अब उस पर अच्छी धारणा की पकड़ हमारी आ गई। फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं कि हमारी धारणा होती नहीं है, हमारे हमारे अंदर जो जिस ऑब्जेक्ट को हमने पकड़ा और फिर हमने चालू करा, तो हमने देखा कि अब ऑब्जेक्ट पकड़ में नहीं आ रहा, हम वापस वहीं पहुंच गए जहां पे हम पहले थे। मतलब कि हमारा, हम जो अचीव कर चुके थे वहां से हम पीछे आ गए। ये टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। तो अगर टेम्पररी है तो हमें रीजन ढूंढना पड़ेगा। अगर परमानेंट फीचर है कि कई टाइम होने के बाद भी, काफी टाइम के बाद में भी हम आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं, रिक्लेम नहीं कर पा रहे हैं जो हमने स्टेप लिया था आगे, तो फिर ये इंस्टेबिलिटी मानी जाती है। मतलब कि हमारी प्रैक्टिस में इमेच्योरिटी है, हम क्यों नहीं ये कर पा रहे हैं उसे एग्जामिन करना पड़ेगा, हमें वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी इम्पर्सनल। ये सारे ऑब्स्टिकल्स को पहले देखना पड़ेगा और उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये जो 9 ऑब्स्टिकल्स हैं, हम उसको नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा और हमारे को काम करना पड़ेगा। ये तो पतंजलि ने 9 ऑब्स्टिकल्स जो बताए हैं, ये एक जनरलाइज्ड बताए हैं जो कि यूजली साधकों के अंदर पाए जाते हैं। तो एक जनरल हम कहें कि पॉइंट्स हैं, मगर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हर एक व्यक्ति, हर एक साधक की अपनी जिंदगी के अंदर अलग से आते हैं, जो कि कार्मिकली भी हो सकते हैं। कुछ उसकी अपनी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि वो ला सकते हैं, पेक्यूलियर कंडीशंस हो सकती हैं, स्पेसिफिक होती हैं जो उस साधक के लिए होती हैं, उसको भी उसे देखना पड़ेगा। तो आज मेरे ख्याल से हमारा टाइम भी हो गया है। ये 30th सूत्र था पतंजलि का। तो किसी मेंबर को कोई कमेंट या क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। माथुर जी। हेलो, किसी को कुछ ऐड भी करना है तो कर सकते हैं, या किसी का क्वेश्चन है? किसी को अगर कुछ नहीं कहना है तो हम लोग इसको यहाँ पे समाप्त करते हैं। और क्या नाम है, जिनको कुछ भी क्लैरिफिकेशन इसके बारे में किसी मेंबर को चाहिए, या किसी का कुछ छूट गया है जो सुनना चाहते हैं, तो पीछे के पांचों टॉक्स हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि यूट्यूब चैनल पे थियोसफी दिल्ली के नाम से हैं। और लास्ट जो हमारा टॉक था वो 5 सितंबर को हुआ था, और ये आज हुआ है। अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉक होगा 7 नवंबर को। प्रदीप महापात्रा जी लेंगे नेशनल लेक्चर, अवर अप्रोच टू ट्रुथ। और इसके बाद 14 नवंबर को दिवाली है, तो हमारा नेक्स्ट टॉक 7 को होगा, 14 को कोई टॉक नहीं होगा, यानी 21 को होगा। तो अब हम लोग क्लोज करते हैं। Oh, hidden life vibrant in every atom.
O hidden light shining in every creature, O hidden love embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. राजीव गुप्ता जी। हाँ जी सर। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया आपने। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड, वेरी नाइस यू एक्सप्लेन। थैंक यू शिंदे जी, थैंक यू सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। आपको शायद दिस इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यस सर। I appreciate. It is very good to the member. Very good understand. Thank शिंदे you. जी को शायद करना है तो आप ऐड कर दें। यस प्लीज, इफ यू वांट टू ऐड प्लीज काइंडली ऐड। नहीं, ऐड तो कुछ नहीं करना, इसमें कितने भी ऐड कर सकते हैं। राजीव जी, एक बार हम इस पर विचार करें, द डिफरेंस बिटवीन डिल्यूजन एंड इल्यूजन। राइट सर। डिफरेंस बिटवीन डिल्यूजन एंड इल्यूजन। हाँ सर, दैट इज रियली समटाइम yes please। delusion and illusion is the optical illusion. Mostly just see what is the difference between these two. सर आपके आवाज जो राजीव बाकी लोगों को म्यूट कर दो। नहीं, गुड। शिंदे जी को छोड़ के बाकी लोगों को म्यूट करना चाहिए। मैं इतना ही पूछ रहा हूँ, हमें थोड़ा क्लियर करना होगा। delusion illusion na, because your voice was breaking in between, so could you just... optical illusion. right sir। Delusion is, and after all these are barriers, and when it becomes barrier, peaceful is sama. I think it's be free from thought, image, even expecting. All, when it becomes free from all these, then perhaps it comes to that state of samadhi, nirbija samadhi. You explained it very nicely, because Aiketami's book is very nice. Right sir, right sir। And in Hindi you explained it, and nothing। Rajiv ji, abhi RK Mathur जी। इधर right now। माथुर जी, Thank you sir, thank you brother। माथुर जी म्यूट किए हैं इसे। हाँ माथुर जी, हेलो। हाँ अच्छा। हाँ कर लिया मैंने अनम्यूट, बताइए। राइट। तो आप जो माथुर जी, थैंक यू माथुर जी। हाँ नमस्कार। थैंक यू हम लोगों ने कहना चाहिए। सर 9 ऑब्स्टिकल्स आप नेक्स्ट टाइम फिर से पढ़ा देना। हाँ 9 ऑब्स्टिकल्स सूत्र। नेक्स्ट टाइम जब भी करेंगे ये 30th सूत्र से ही स्टार्ट करेंगे फिर दोबारा। जी ठीक है, थैंक यू।